हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? कुशल मंगल से होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज का ये 27 अक्टूबर का एडिटोरियल है जनसत्ता से। तो इसमें है भुखमरी का समाजशास्त्र। ये मैं इसका थीम थोड़ा क्लियर कर दूं। जो हमारे यहाँ एक चलन है, नया फैशन आया है, ये जो बफर सिस्टम वाला, बफर सिस्टम, ये जो है जितना लोग भोजन करते नहीं उससे कई गुना ज़्यादा जो है बर्बाद होता है। उसी पे पूरा बताया गया है कि 40% हमारा खाद्यान्न बर्बाद होता है। वो अगर बचाया जाए तो ये जो करीब 15 से 16% लोग भूखे सोते हैं हिंदुस्तान में आज भी, तो वो समस्या ख़त्म हो सकती है। उसी पर पूरा ये एडिटोरियल है, इसको हम समझेंगे। दुनिया का पूरा आंकड़ा वो भी बताया जाएगा और सारी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। आप बने रहिए पूरी वीडियो में और लाइक शेयर कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम सब आपको दे सकेंगे, ठीक है। प्रमुख समस्या खाद्य उत्पादन की कमी नहीं है। जो खाद्य उत्पादन की कमी बिल्कुल नहीं है कि ना हो पाए पूर्ति। 800 करोड़ 800 करोड़ लोगों को इस धरती में भोजन कराने की क्षमता है। 800 करोड़, जबकि भी 800 करोड़ इस धरती पर लोग नहीं है, लेकिन खाद्यान्न की बर्बादी होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम जितना खाते, भोजन ग्रहण नहीं करते, उससे ज़्यादा हम फेंकते हैं। उससे प्रदूषण होता है, बीमारियां भी फैलती हैं। और वही भोजन अगर बचाया जाए, इतना खाओ उतना रखा जाए, ठीक है, तो जो लोग भूखे सोते हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, ये समस्या का हल निकल सकता है। इसलिए हम आप सब लोगों से निवेदन भी करना चाहें कि ऐसा बफर सिस्टम, पहले तो बफर सिस्टम के बिना काम चल सके तो प्रयास करिए, ठीक है ना। और अगर नहीं चल रहा है तो हम सब लोग जब भोजन करने जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो उतना ही थाली में परोसें जितना हम खा सकते हैं, जिससे जो पार्टी करता है उसकी भी बचत होगी। और दूसरा, जिन लोगों के लिए भोजन नहीं मिल पाता उनको भी प्राप्त हो सकेगा। बल्कि अनुसूचित ये प्रमुख समस्या खाद्य उत्पादन की नहीं बल्कि अनुचित एवं असमान वितरण प्रणाली की है। जो वितरण है ये असमान तरीके से हो रहा है। जहाँ जितना होना चाहिए वहाँ नहीं है। जिसको ज़रूरत नहीं उसके पास इतना है कि वो बर्बाद कर रहा है, और जिसको ज़रूरत है उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा। ये असमान है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारत का लगभग 40% भोजन बर्बाद होता है। देखो, आंकड़े भी बता रहे हैं 40% भोजन बर्बाद होता है। 30% सब्जियां और फल भंडारण के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं, और सैकड़ों टन खाद्यान्न असुरक्षित गोदामों में सड़ रहा है। और हम देखते हैं जैसे कि सरकारी जो खरीदारी होती है, गेहूँ खरीदे जाते हैं, चावल खरीदे जाते हैं, उनके रखरखाव की पूरी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। भंडारण की सुनियोजित व्यवस्था नहीं है, और जो कर्मचारी हैं वो भी लापरवाही करते हैं। देखा होगा हज़ारों टन गल्ला बरसात के सीज़न में सड़ जाता है, बरसात में पानी भर जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। सरकार का भी उसमें नुकसान होता है, और जो लाखों लोगों को उससे भोजन प्राप्त होना था वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। ये रखरखाव की भी, भंडारण की व्यवस्था सही न होना भी एक सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य के जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, जिसमें पहले और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रोटी यानी कि भोजन है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। जानते हैं कि किसी भी राज्य का दायित्व अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना होता है, ताकि वे एक सभ्य जीवन जी सकें। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर माना जाता है। कृषि में जो उत्पादन होती है वो आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद लाखों बच्चे और महिलाएं भूख से पीड़ित और असमय काल का ग्रास बनने को बाध्य हैं। साथ ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पर आया है। भारत जो है 111वें स्थान पर है। रपट के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में 4 स्थान नीचे गिरा है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका स्थित से कहीं बेहतर है। क्योंकि हमारे देश की आज़ादी ज़्यादा है, आबादी
अधिक होने के कारण इसका परसेंटेज निकाला जाए तो इन देशों के परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इन देशों की आबादी इतनी है नहीं। हमारे यहाँ की अगर 10% लोग भी भूखे मरेंगे तो करोड़ों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा स्थान बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाता है, भुखमरी का बहुत ज़्यादा परसेंटेज आ जाता है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर उसका 10% भी लोग अगर भूखे रह जाते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इस रेशियो से आप निकालेंगे तो बहुत से देशों की इतनी आबादी नहीं जितने भूखे से होते हैं अपने हिंदुस्तान में ठीक है ना, सोचने की बात है यह बात है। और कि पहले वर्षों की तरह इस बार भी भूख का सूचकांक रपट को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उसका तर्क है कि जिन 4 मापदंडों जैसे कुपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला पतला होना पर भुखमरी का आकलन किया जाता है वह दोषपूर्ण। और 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, यह दर्शाता है कि उन बच्चों का पर्याप्त पोषण नहीं हुआ है, इस वजह से वे कमज़ोर हो गए हैं। चाइल्ड स्टिंग यानी ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, जिन बच्चों के लंबे समय तक कुपोषण की कमी है, उनमें स्टिंग की समस्या देखी जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक से यह ज्ञात होता है कि किसी देश की भुखमरी और उसके कुपोषण की स्थिति क्या है। पिछले वर्ष यानी कि 2022 में 121 देशों की श्रेणी में भारत 107वें स्थान पर था और 2021 में 101वें स्थान पर और 2020 में यह 94वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की भूख का स्तर 28.7 अंक है, जो कि इसकी स्थिति बहुत वो स्थिति है। चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7%, जो कि कुपोषण के संकेतक हैं। सरकार का कहना है कि 4 में से 3 संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। चौथा संकेतक है समग्र आबादी की कुल कुपोषितों का अनुपात ज्ञात करना है। कुपोषितों का अनुपात ज्ञात करना है, जिसे मात्र 3000 नमूनों के मात्र मत सर्वेक्षण के एकत्र किया जाता है। इसलिए सरकार इन आंकड़ों को सही नहीं मान रही है। सरकार ने जो ये रिपोर्ट आई है उसको सही नहीं माना है। उन्होंने कहा इनको 4 मानकों से देखना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अल्पपोषण की दर 16.6% है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है और 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं को रक्ताल्पता 58.1% है। अगर इन आंकड़ों को स्वीकार किया जाए तो भारत की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। दूसरी तरह एक अन्य रिपोर्ट वैश्विक बहुस्तरीय गरीब सूचकांक के संयुक्त राष्ट्र में खुलासा किया गया है। भारत में 2005 और 6 से लेकर के 19 और 21 के बीच में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मतलब इनका स्तर बढ़ा है। 6 से लेकर के 19 और 21 के बीच में 41 करोड़ से अधिक लोग गरीब रेखा से बाहर आए। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2005 और 2006 में लगभग 6.45 करोड़ लोग गरीबी और जीवन से गुजार रहे थे और 15-16 में यह संख्या घट करके 3.70 करोड़ और 20 और 21। अब 20 और 21 का आंकड़ा हम दूसरे पार्ट में अभी देखते हैं। 20 और 21 का आंकड़ा दूसरे पार्ट में आ जाएगा। 1 मिनट अभी हम लगा रहे हैं दूसरा पेज, उसमें पूरा दिखाया जाएगा, ठीक है ना। ये कितना है, ये कुछ आंकड़ा है जो यहाँ पे कट गया है। इन आंकड़ों में से स्पष्ट होता है कि गरीबी की स्तर पर पर्याप्त कमी आई है, मतलब उससे कुछ कम ही हुआ है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत की सबसे गरीब राज्य जिनमें अधिकतर बच्चे और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं, पर्याप्त सुधार हुआ है। इन दोनों रिपोर्टों के विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें परस्पर विरोधाभास है। सवाल है कि अगर गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है तो भुखमरी में भारत का स्थान इतना नीचे क्यों चला गया। अगर भाई गरीब होगा तभी तो भूखा मरेगा, जब गरीबी कम हुई तो फिर भुखमरी क्यों बढ़ रही है। ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इन आंकड़ों के हिसाब से। गरीबी कम हुई है तो भुखमरी भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों रिपोर्टें परस्पर विरोधी आंकड़े प्रस्तुत कर रही हैं, ठीक है। भारत में लगभग 65% आबादी ग्रामीण है। 65% लोग अभी भी जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 54.6%
कार्यबल कृषि संबंधी गतिविधियों पर संलग्न है। 54% से ज़्यादा आबादी पूरी जो है कृषि संबंधी कार्य गतिविधियों कृषि पर डिपेंड करता है, यानी कि भारत में गरीबी और भुखमरी की काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत आज भी भारतीय कृषि कम भू स्वामित्व मानसून पर निर्भरता है। अभी भी ज़्यादातर मानसून जो बरसात का पानी है उस पर निर्भर करता है। सिंचाई की परंपरागत तकनीकी, वित्तीय सहायता की कमी और सरकार पहल में सुस्ती जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करने में मजबूर है, क्योंकि बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जो कि किसानों तक नहीं पहुंचती हैं। अधिकारी जो मशीनरी है, प्रशासन के लोग हैं, उनकी शिथिलता है, भ्रष्टाचार है, जिससे कि लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। ये सब कारण हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत में भूख की समस्या के लिए निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक और लैंगिक असमानताएं। लैंगिक असमानता क्या है? महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। महिला बेटी है किसी की तो उसको शिक्षित नहीं किया जाएगा, लड़का है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी भी जिम्मेदार। निर्धनता और बेरोजगारी के कारण जनसंख्या का बड़ा भाग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता आदि पक्षों को गैर आवश्यक मानकर अपेक्षित कर दिया जाता है। इसके साथ ही रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले अस्थायी मजदूर ऐसे वातावरण में रहने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उनकी बेबसी है कि ऐसे वातावरण में रहें जो स्वास्थ्य और स्वच्छ की दृष्टि से उनके जीवन की नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उनको पंचुअल जो है रोजगार नहीं मिल रहा है नियमित, और उनके जो खान पान और पोषण की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। प्रमुख समस्या खाद्य उत्पादन की कमी नहीं बल्कि समुचित असमान वितरण है। किसी के पास तो इतनी व्यवस्थाएं, इतना पैसा, इतना दौलत है कि वो कितना भी खर्च करने के बाद में, बर्बाद करने के बाद भी कोई उनके पास समस्या नहीं रहती। कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं कि वो अपना पेट के लिए भोजन भी प्राप्त कर सकें। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 40% भोजन बर्बाद हो जाता है। 30% सब्जियां और फल भंडारण के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं और सैकड़ों टन खाद्यान्न असुरक्षित गोदामों में सड़ जाता है। सतत लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक भूख को समाप्त करना भी है, जो अपने देश का भी एक लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी कुपोषण का शिकार नहीं होगा, ऐसा एक हमारी सरकार ने लक्ष्य, भारत सरकार ने रखा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। हम लोग अगर ऐसे ही भोजन को बर्बाद करते रहेंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार कहाँ क्या कर सकती है? सरकार चलो गोदामों की व्यवस्था कर देगी, लेकिन जो बफर सिस्टमों के और भी तमाम जो पार्टी बड़े बड़े लोग रईसी दिखाने के लिए ये संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं, उनको सोचना चाहिए। ये जो पार्टियां बना करके तुम ये खाद्यान्न को फेंकते हो, ये गरीबों को अगर आप दोगे तो कितना बड़ा काम होगा, देश का विकास होगा और तुम्हारा धन सही दिशा में खर्च होगा। ठीक है ना। एक विरोधाभास यह भी है कि एक तरफ भोजन की कमी के कारण लोग मरने के लिए मजबूर हैं। उन्हें अधिकांश समय एक बार ही भोजन मिलता है, पूरे 24 घंटे में एक बार ही भोजन उन्हें प्राप्त हो पाता है, नसीब नहीं होता है। तो दूसरी तरफ दिखावे की संस्कृति के कारण सैकड़ों टन भोजन सही तरीके से आयोजित आधुनिक विवाह समारोह में जूठन के रूप में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी के लिए न्यूनतम वेतन, मजदूरी, निर्देशित रोजगार और सार्वभौमिक मूल वेतन एक पहल की जा सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो उसे आजमाना। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण देने के स्थान पर गरीबी और भुखमरी को क्या आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता? इसलिए निर्धनता को असमानता की संरचना के साथ देखे जाने की जरूरत है। जैसे जैसे निर्धनता का विस्तार होता है, स्तरीकरण और अधिक जटिल होता चला जाता है, जिससे आधारभूत परिवर्तन की प्रक्रिया
में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। देश का डिजिटलीकरण होना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के ये अपना आधार प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, भोजन का अधिकार मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये एडिटोरियल आप सबको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आप इसको पूरा अच्छे से समझेंगे तो ये पूरा भोजन पे है, ये हमारी देश की व्यवस्था पर है, खाद्यान्न व्यवस्था के बारे में पूरा बताया जा रहा है, जो कि आज हमें देखने को भी मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।